हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस क्लास में जिसमें हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पर जाइए और उसको ज़रूर देखिए। आज का हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। 5 क्वेश्चन के बाद हम लोग कल के वीडियो के कमेंट लेंगे, तब तक पेशेंस बनाए रखिए। क्वेश्चन है, ऑक्सिन का अग्रदूत है। द प्रेसेसर ऑफ ऑक्सिन इज ग्लाइसिन, एलानिन, ट्रिप्टोफैन या फिर प्रोलिन। ऑक्सिन का अग्रदूत क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रिप्टोफैन। ऑक्सिन का अग्रदूत क्या है? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ऑक्सिन के संश्लेषण के अग्रदूत यानी कि प्रेसेसर के रूप में कार्य करता है। यह अमीनो एसिड के संश्लेषण में जैव संश्लेषण यानी बायोसिंथेसिस के रूप में भी भाग लेता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम कंसर्न्ड विद अमोनिया एसिमिलेशन इज। अमोनिया आत्मसात करने से संबंधित एंजाइम कौन सी है? नाइट्रोजन, आर्जिनेज, यूरेज, ग्लूटामिन सिंथेटेज, कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी, ग्लूटामिन सिंथेटेज। अमोनिया के आत्मसातीकरण में ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में पहुंचने वाली कुल सूर्य की ऊर्जा में से प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाला अंश है, यानी कि वायुमंडल में जितनी भी सूर्य की ऊर्जा आती है उसमें से प्रकाश संश्लेषण में कितनी ऊर्जा खपत होती है? 0.002%, 0.02%, 0.2% या 2.0%। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसमें से सूर्य के उपस्थिति बहुत ज़रूरत है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का जो ऊर्जा है उसका 0.2% यूज़ होता है। ऑप्शन सी इसका सही। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। इसके अलावा जितने भी ऊर्जा के स्रोत जैसे आप लोग देखते हैं वो सब नेचुरल नहीं होता है। अगर सन नहीं होता तो कोई भी ऊर्जा संभव नहीं थी। एकमात्र सूर्य ही है जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। और वायुमंडल में आने वाली सूर्य की ऊर्जा का 2 से 10% भाग ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग होता है। कितना? 2 से 10% भाग। तो इसका जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पड़ता है तो इसका लगभग 34% भाग वापस परिवर्तित हो जाता है और 10% भाग जो है ये ओजोन परत, जल वाष्प और अन्य वायुमंडलीय गैसों के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। उसके अलावा कुल सौर ऊर्जा का लगभग 56% पृथ्वी की वायुमंडल में पहुंचता है। अब जब 56% पहुंचता है तो इसका 0.2% ही प्रकाश संश्लेषण में यूज होता है। यहाँ पे दिया है 2 से 10% भाग और यहाँ पे ऑप्शन एक मिनट ऑप्शन बी यहाँ पे सही मार्क किया, 0.02%। देख लीजिएगा इसका क्या सही जवाब हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्सर गर्मियों में दोपहर के समय पौधे मुरझा जाते हैं, चाहे भले ही खेत पानी से सींचे गए हों। यह क्यों होता है? जल हानि की दर अवशोषण की दर से अधिक होती है। बिल्कुल सही बात, पहला ही जवाब बिल्कुल सही है कि जो रेट होता है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर इज़ मोर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जल हानि की जो दर होती है, जो जल सूखता है वो अवशोषण की दर से अधिक होती है। यानी जितना कि पृथ्वी से पौधे जल को ग्रहण कर लें उससे तेज़ तो उनके शरीर से, उनके पार्ट से, उनके पत्तियों से जल निकलता रहता है। इसीलिए जो है दोपहर के टाइम वो मुरझा जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीईपी, कार्बोक्सिलेक और रूबिस्को दोनों मीसोफिल कोशिका में पाए जाते हैं। निम्न के मतलब ये किसके मीसोफिल कोशिका में पाए जाते हैं? पीईपी, कार्बोक्सिलेज और रूबिस्को। पहला है केवल C3 प्लांट, केवल कैम्प प्लांट, केवल C4 प्लांट या नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली कैम्प प्लांट। यह दोनों कैंप प्लांट के पौधे में पाए जाते हैं। कौन दोनों? पीईपी, कार्बोक्सिलेज और रूबिस्को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये करते क्या है? तो इस प्रकार का चयापचय सर्वप्रथम ब्रायोफिल में चिन्हित किया गया था, जो क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कैम्प का फुल फॉर्म लिखा है क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इनमें कोई क्रैंच एनाटॉमी नहीं होती है, पर डार्क एडिफिक्सेशन
होता है, यानी रात को मौलिक मैलिक एसिड बनता है। इसमें वातरंध्र रात को खुले रहते हैं और दिन में बंद रहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैंप प्लांट जो होते हैं इनका जो स्टोमेटा होता है वो रात को खुला रहता है और दिन में बंद रहता है। और रात में जब ये खुला रहता है तो इसमें मैलिक एसिड का निर्माण होता है, मौलिक नहीं मैलिक एसिड का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? करेंज एनाटॉमी कहलाती है। कैम्प का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम्प का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग कल के वीडियो के कमेंट देख लेते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, पेशेंस के साथ बने रहिए। आप सभी के कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला कमेंट आया है भारती जी का, इन्होंने लिखा है नाइस। थैंक यू भारती जी, आप शुरू से ही हमारे साथ लगी हुई हैं और आपका बहुत सपोर्ट बहुत सहयोग रहा है हमारे चैनल पे। दूसरा है केमिस्ट्री गुरु का, इन्होंने भी नाइस लिखा है, थैंक यू। उसके अलावा एक कमेंट आया है नीलम यादव जी का, नीलम यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग भी अपने इंपॉर्टेंट कमेंट। उसके अलावा एक आया है प्रीति गंगवार का, एक दिन पहले का है। इसके अलावा ये सारे कमेंट जो है, इसके पहले के बहुत सारे कमेंट हमारे LT के वीडियो पे आते थे, लेकिन जब से LT का क्लास जो है, LT का पेपर हो गया, तब से कमेंट थोड़े कम हो गए हैं। तो आप लोग से अनुरोध है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने कमेंट हमें प्रेषित किया करिए। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं और आप हर एक के कमेंट को मैं पर्सनली शीन भी करती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट किया करिए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना फीडबैक बताया करिए और पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी दिया करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रैब चक्र का एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में दिखाई देता है? आइसोसिट्रिक हाइड्रोजन फ्यूमेरेज, मैलेट डिहाइड्रोजन या सक्सेनिक डिहाइड्रोजन? कौन सा वह एंजाइम है जो क्रेब्स चक्र में होता है और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में दिखाई देता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेशन जो होता है ये कुछ जीवाणुओं और अंतः यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो सिट्रिक एसिड साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन दोनों में भाग लेता है। अगर पूछा जाए वो कौन सा एंजाइम है जो क्रेब्स चक्र और सिट्रिक एसिड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और सिट्रिक एसिड साइकिल दोनों में ही भाग लेता है, वो एकमात्र एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोनेज एंजाइम, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस पौधे के जोड़ों का प्रयोग कैल्विन टीम द्वारा प्रकाश संश्लेषण एक्सपेरिमेंट में किया गया था? किस पौधे का किया गया था? नॉस्टॉक और कोलेरा, सिंडेस्मम और कोलेरा, क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा, यूलोथ्रिक्स और कोलेरा? कौन सा वो जोड़ा है जिसका यूज जो है प्रकाश संश्लेषण एक्सपेरिमेंट में कैल्विन टीम के द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंडेस्मम और कोलेरा। कैल्विन के सहयोगियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के प्रयोग में सिंडेस्मम और कोलेरा के पौधे का उपयोग किया गया था। दोनों क्लोरोफाइसी कुल के शैवाल हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? ऑक्सिन, सब्सेसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, एथिलीन। इसको आपको मिलाना है। पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से 3 सही है, 1 गलत है। पहला है ऑक्सिन प्राकुरचोल वक्रता यानी चिलोपाइटियल्स कर्वचर में भाग लेता है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है सब्सिसिक एसिड इंटरनोड इलॉन्गेशन, यही आपका गलत हो जाएगा। ऑक्सिन जो है यह एक सक्रिय पदार्थ है जो पौधे में कोशिका वृद्धि एवं प्राकुरचोल वक्रता के बढ़ावा देता है, ये सही हो जाएगा। दूसरा जो आपका एब्सिसिक एसिड दिया है, सब्सिसिक एसिड या पौधे में बीज और कलियों में सुसुप्ता को बढ़ावा देता है। और यहाँ पे क्या दिया है? इंटरनोड इलॉन्गेशन यानी अंतरावर्त दीर्घकरण है, ये इलॉन्गेट नहीं करता है, ठीक है, ये सुसुप्ता को बढ़ावा देता है। अगला है साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में भाग लेता है, बिल्कुल सही बात है, या पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। और इथाइलिन यह फल को पकाने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। गलत है दूसरा, और गलत होते हुए भी यह सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज हाई व्हेन देयर इज। वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक कब होती है? बहुत कम प्रकाश तीव्रता में, बहुत ज़्यादा आर्द्रता में, बहुत कम आर्द्रता में, बहुत ज़्यादा तापमान और आर्द्रता में।
का जो सही जवाब हो जाएगा वो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक कब होती है। खुद से दिमाग लगाइए, जब बहुत कम तीव्रता हो, बहुत कम प्रकाश तीव्रता होगी तो क्या वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा? जब आप लोग ठंड के मौसम में कपड़े धूप में डालते हैं तो क्या आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं? वाष्पोत्सर्जन क्या है? पानी को वाष्प बन के उड़ जाना ही वाष्पोत्सर्जन है। तो बहुत कम प्रकाश में तो होगा नहीं। जब आर्द्रता बहुत ज़्यादा होगी, नमी होगी वातावरण में, तब क्या कपड़े जल्दी सूखेंगे? बिल्कुल नहीं सूखेंगे। जब बहुत कम आर्द्रता होगी तब कपड़े जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तापमान और पानी की उपस्थिति में चल रही हवा पर वाष्पोत्सर्जन की दर निर्भर करती है। इसका मुख्य कारण वातावरण में आर्द्रता की कमी होना होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। पहला दिया है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? अच्छा, ये सारे आपको सेल ऑर्गेनेल्स दिए हैं और पूछा गया है कौन सा कार्य करता है। तो सबसे पहले देखिए राइबोसोम। राइबोसोम क्या कार्य करता है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो इसको 1 को 3 से मिला दीजिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरफ से मिला लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का कार्य कौन करता है? तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो 1 का 2, 1 का 2, 2 ऑप्शन में दिया बी और सी, तो डी और ए को काट दीजिए। दूसरा दिया रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 2 का 4, 2 का 4, 2 में दिया है। फोटोसिंथेसिस राइबोसोम, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। फिर है डेड सेल लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। ये इससे मैच हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम और मृत कोशिकाएं जो हैं ये लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? हाँ, प्रकाश संश्लेषण की यूनिट कहते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन क्या है? 2,4,5 ट्राई 2,4,5 ट्राई क्लोरो फेनॉक्सी एसिट्रिक एसिड, 3,6 डाई क्लोरो 2 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, मैकवेट क्लोराइड, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। इसमें से पूछा है साइटोकाइनिन क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। साइटोकाइनिन की प्रकृति पौधे की वृद्धि को प्रेरित करने वाली होती है। यानी अगर पौधे की वृद्धि में कौन सहयोग करता है तो यही साइटोकाइनिन करता है। ये फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जाने जाते हैं, या पौधों की जड़ों में वृद्धि और अंकुरण करने में सहायता होते हैं। साइटोकाइनिन 2 प्रकार के होते हैं। एक काइनिन होता है, एक जियाटिन होता है। क्या होता है? काइनिन होता है और जियाटिन होता है। साइटोकाइनिन का अगर फार्मूला पूछ ले तो C12H11N5 होता है, ठीक है। बेंजाइल अमीनो प्यूरिन एक पादप हार्मोन साइटोकाइनिन ही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं? तो लंबाई में वृद्धि, पत्तियों को पीलेपन से रोकना, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता, ये सब साइटोकाइनिन का कार्य होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ लेके रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मेरे सभी दोस्तों, सभी मित्रों तक ये वीडियो पहुंच पाए। देखिए, हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिनके पास बुक खरीदने तक का पैसा नहीं होता है, लेकिन पढ़ने का जुनून होता है। तो मेरा अनुरोध है, ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। यही चीज़ें कुछ लोग आपको मैं आपको क्या बताऊँ, LT ग्रेड में ऐसा हुआ कि मेरे ही चैनल से PDF लेके लोग उसको पे करके, मतलब पैसा दे के दूसरों को बेच रहे हैं। ऐसी भी चीज़ें सुनने में आई। मेरे ही कुछ दोस्तों ने, कुछ साथियों में, आप में से ही लोगों ने बताया कि ऐसा भी हो रहा है। तो आप लोग से अनुरोध है, प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच पाए और उन्हें कोई भी पागल ना बना पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में से 1 मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP प्राप्त होते हैं? 1 मोल ग्लूकोज से कितने ATP बनेंगे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, 36। देखिए, ये क्वेश्चन NVS TGT और UPPCS 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हरे पौधे में ग्लूकोज के 1 मोल के पूर्ण ऑक्सीकरण के में एक बार में 36 ATP प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ जुड़कर सिट्रिक अम्ल और कोएंजाइम ए बनाते हैं? वो कौन सा यौगिक है जो एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ जुड़कर, यानी संयुक्त होकर, सिट्रिक अम्ल और कोएंजाइम ए के निर्माण में सहायक होता है?
तो पहला है आइसोसिट्रिक अम्ल, तो बिल्कुल नहीं। अल्फा कीटोग्लूकेइक अम्ल नहीं। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, यही बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ये को एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ जुड़कर सिट्रिक अम्ल और कोएंजाइम ए के निर्माण में सहायक होता है। यह क्लिस्ट्राइन कार्बनिक पदार्थ है जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यूरिया चक्र, ग्लाइको ऑक्सलेट चक्र तथा फैटी एसिड संश्लेषण की अभिक्रिया में भाग लेता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉर्मेंसी तोड़ने के लिए आर्द्र व्यवस्था में कम तापमान पर बीजों के उपचार को क्या कहते हैं? पहला है स्कैरिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, वर्नलाइजेशन या हाइड्रोट्रॉपिज्म। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन में कम तापमान पर बीजों का उपचार पर्याप्त नमी वाली परिस्थितियों में किया जाता है ताकि उनकी सुसुप्ता यानी कि उनकी डॉर्मेंसी तोड़ी जा सके और अंकुरण को प्रेरित किया जा सके। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ये होता कम है, तो ये कम तापमान पर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, एक हार्मोन्स जो पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है वह कौन सा है? पानी की कमी के कारण रंध्र को बंद करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको देखिए यूपीपीसीएस प्री 1995, यूपीपीसीएस प्री 2004 और यूपीपीसीएस प्री 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन आपका एलटी ग्रेड 2025 जो हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए, वृद्धि हार्मोन्स जो श्वसन की दर और पानी के अवशोषण को भी बढ़ाता है। और यहाँ क्या पूछा? ऐसा हार्मोन जो पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है। सही जवाब इसका भी एब्सिसिक एसिड था और यहाँ भी एब्सिसिक एसिड ही है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जो यहाँ पे कराया जा रहा है व्यर्थ नहीं है। ये सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के हर एग्जाम में आते हैं। अगर पीजीटी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, एनवीएस केवीएस हो, यूपी पीसीएस हो, टीआरई एग्जाम हो, बिहार का पीजीटी, उत्तर प्रदेश पीजीटी हो, या फिर जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं जीआईसी हो, सब में साइंस नहीं बदलेगा। बदलता क्या है? पूछने का पैटर्न। तो हम लोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख लेते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन से पैटर्न भी समझ में आ जाता है। अगर ये हमारा क्लियर रहता है तो हम बहुत आसानी से एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस आप सब लोग लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे मोटिवेशन के लिए एक कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन्स है या पानी के कमी के कारण रंध्रों के बंद होने को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला, चक्रीय फास्फोरिलेशन के फोटोसिस्टम 1 में पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही है। साइटोक्रोम, प्लेस्टोसाइनिन, फेरेडॉक्सिन, प्लैटोक्विनोन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फेरेडॉक्सिन। चक्रीय फास्फोरिलीकरण यानी फास्फोरिजाइजेशन के फोटोसिस्टम 1 में पहला इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता पैराडॉक्सिन है जो एक गैर हीम आयरन प्रोटीन द्वारा इंगित किया जाता है। अगर पूछा जाए ये कैसे लिखा जाता है तो ये एफ और डी इस तरह से इसको दर्शाया जाता है पैराडॉक्सिन को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये इसका सिंबल है। अगला, जल अभावता स्थिति में परड़ों में निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि नहीं होती है? अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज इन लिप्स? बिटेन, एबीए यानी कि एब्सिसिक एसिड, प्रोलीन, नाइट्रेट रिडक्शन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रेट रिडक्शन। जल अभावता स्थिति में परड़ों यानी पत्तियों में नाइट्रेट रिडक्शन की वृद्धि नहीं होती है। जल अभावता की स्थिति में पत्तियों में बिटाइन, एब्सिसिक अम्ल और प्रोलाइन की वृद्धि होती है। जो नहीं होती है वो कौन सा है? नाइट्रेट रिडक्शन। नाइट्रेट रिडक्शन पौधों की कोशिकाओं में नाइट्रोजन को आत्मसात करने के लिए प्रमुख एंजाइम है और नाइट्रिक अम्ल के एक महत्वपूर्ण एंजाइमेटिक स्रोत के रूप में भी कार्य करता है जो अब पौधे की वृद्धि और जैविक और अजैविक तनाव को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में कार्बन डाइऑक्साइड का संवेदक अवस्थित होता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में कार्बन डाइऑक्साइड का संवेदक कहाँ अवस्थित होता है? गार्ड सेल में, सब्सिडरी सेल में, मेसोफिल सेल में या अदर एपिडर्मिस सेल में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गार्ड सेल में। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता दिखाई देती है जो कि गार्ड कोशिकाओं के संवेदन का कार्य करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गार्ड कोशिकाएं हैं क्या?
तो गार्ड कोशिकाएं बीन के आकार की संरचना होती है जो रंध्रों को घेरे रहती है। गार्ड कोशिकाएं पौधे में एपिडर्मल स्टोमेटल वायु आदान प्रदान वाल्व बनाती हैं और पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में परिवर्तन के लिए रंध्र के छिद्रों को नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, C4 पादपों को पुलाच्छद कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसका अपचयन होता है? इन बंडल सीड सेल ऑफ C4 प्लांट रिडक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स। देखिए, जो वर्ड हिंदी के ना समझ में आए उसको फट से इंग्लिश में देख लेना चाहिए, क्योंकि कोई कोई हिंदी का साइंस का वर्ड बहुत ही टफ होता है जो हम लोग कभी सुने भी नहीं रहते हैं। अब यहाँ पे पुलाच्छद नहीं सुना है लेकिन बंडल सीड तो सुना ही है, तो यहाँ पे बंडल सीड की बात करा जा रहा है कि C4 की बंडल सीड में निम्नलिखित में से किसका अपचयन होता है। ठीक है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और NO3 माइनस, CO2 एंड SO4 माइनस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हम देख लेते हैं, ये होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड, केवल कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, C4 पौधे के बंडल सीड की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का ही अपचयन होता है, जिसकी वजह से इन पौधों में और अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये C3 चक्र और केल्विन चक्र में भी सहायक होते हैं। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घासों की पत्तियों में विशेष कोशिकाओं को जो उसे रोल करने में तथा वाष्पसर्जन को कम करने में मदद करती हैं, क्या कहते हैं? एपिडर्मल कोशिकाएं, बुलीफॉर्म कोशिकाएं, गार्ड कोशिकाएं या सब्सिडरी कोशिकाएं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलीफॉर्म सेल। घासों की पत्तियों में बुलीफॉर्म नामक कोशिकाएं विशेष संरचना होती है जो उनके घुमावदार यानी उनकी रोलिंग व्यवस्था के लिए आवश्यक होती हैं और वाष्पसर्जन की दर को घटाने का कार्य करती हैं। रोलिंग, पौधे की पत्तियां जो ऐसे रोल हो जाती है, तिरछी हो जाती है, जिससे वाष्पसर्जन जो है वो कम हो जाए, वो किसकी वजह से होता है? तो इसी बुलीफॉर्म सेल की वजह से होता है। ठीक है, ये बड़ी बबल आकार की एपिडर्मल कोशिकाएं हैं और ये पत्तियों के ऊपरी हिस्सों में पाई जाती हैं। ऊपर से पत्ती, जब ऐसे पत्ती होती है, आप लोगों ने पत्ती देखा होगा, ऐसे पत्ती होती है ऐसे, तो ये जब ऊपर से ना ऐसे यहाँ से मुड़ी हुई ऐसे हल्का सा अपने आप को फोल्ड करे रहती है, तो ये किसकी वजह से होता है? इन्हीं बुलीफॉर्म सेल की वजह से होता है। क्यों ये अपने आप को रोल करते हैं? जिससे इनके वाष्पसर्जन की दर कम हो सके। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कलरलेस प्लास्टिड इज कॉल्ड। रंगहीन लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या माइकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ये हरा रंग देता है, पहला तो होगा नहीं। क्रोमोप्लास्ट ये बहुत सारे जो बैगनी रंग होते हैं, पीला, लाल, ये सब क्रोमोप्लास्ट देता है। जो कलरलेस है उसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, प्लास्टिड को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है। आपने पौधे के जड़ और तने को देखा होगा, उसमें कोई भी कलर नहीं रहता है, उसके लिए ये ल्यूकोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ये प्रोटीन और वसा स्टार्च के संचयन में सहायक होता है। ये मुख्य रूप से भ्रूण और जननांगीय कोशिकाओं में पाया जाता है। बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो इसकी खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ से भी पूछा जाता है क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी, तो क्लोरोप्लास्ट की जो खोज की थी उन वैज्ञानिक का नाम था सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह हरे रंग के वर्णक होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये मुख्य रूप से पौधे की पत्तियों, जीवाणु, कवक आदि में पाए जाते हैं। बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो जितने भी आप लाल, पीले, हरे, नीले, गुलाबी, नारंगी देखते हैं रंग, कुछ रंग जैसे नारंगी, पीले, लाल, इनको छोड़कर बाकी सभी के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, हरे रंग को छोड़कर बाकी नारंगी, पीला, लाल, गुलाबी, इन सब के लिए जो है यही क्रोमोप्लास्ट जो है ये जिम्मेदार होता है। हरा रंग कौन देता है? क्लोरोफिल देता है। या प्लास्टिड मुख्य रूप से फलों और फूलों के पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में जिन महत्वपूर्ण घटनाएं प्रजाति बनाने में सहायक हैं, इन घटनाओं का सही क्रम क्या है? यानी वो कौन सी घटना है जिससे नई प्रजाति का निर्माण होता है? तो सबसे पहले कौन सा होगा? आइसोलेशन होगा, फिर म्यूटेशन होगा, फिर सिलेक्शन होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। IMS से इसको आप याद कर सकते हैं, IMS इससे याद कर सकते हैं, आइसोलेशन, म्यूटेशन और सिलेक्शन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, ब्रूडिकी के आधार पर कौन सा कुल ओनेग्रेसी से पृथक किया गया है? लेसीथाइडेसी, मिर्टेसी, ट्रेपेसी, बोरिंग टोटिनेसी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेपेसी।
भ्रूणिकी के आधार पर यानी एम्ब्रोलॉजिकली के आधार पे, एम्ब्रियोलॉजी के आधार पे कुल जो फैमिली है ओनेग्रेसी, इसको पृथक किया गया है कुल ट्रैपेसी है। ठीक है, किया गया कुल यानी फैमिली ट्रैपेसी है। ओनेग्रेसी कुल में ट्रैपा को छोड़कर अपने सभी वंशजों में मोनोस्कॉर्पिक 4 केंद्रक आनाग्रेड प्रकार का भ्रूण उपस्थित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित वर्णक में कौन प्रोटीन में प्रकृति का होता है? इसमें कौन सा वो वर्णक है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है? फ्यूकोजैंथिन, कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल, फाइकोइरिथ्रिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फाइकोइरिथ्रिन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फाइकोइरिथ्रिन नामक वर्णक जो प्रोटीन प्राकृतिक रूप से प्रोटीन युक्त होता है, यह एक रेड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो लाल शैवाल, जिसे आप रेड एल्गी कहते हैं, साइनोबैक्टीरियम में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइकोइरिथ्रिन किस में पाया जाता है, तो ये रेड एल्गी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रेड एल्गी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी प्रक्रिया का नाम बताइए जहां यूवी विकिरण यानी यूवी रेडिएशन जो है की उपस्थिति के कारण डीएनए को हुई क्षति की एंजाइम फोटोलेज की उपस्थिति में मरम्मत हो जाती है। यानी उस अभिक्रिया का नाम बताना है जहाँ पे यूवी रेज की उपस्थिति के कारण जो डीएनए में क्षति हुई है वो सही हो जाती है। फोटोलिसिस, फोटो रेस्पिरेशन, फोटोफास्फोरिलेशन या फोटोरी एक्टिवेशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फोटोरी एक्टिवेशन। यह ऐसी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को प्रकाशीय पुनः सक्रिय यानी फोटो रीएक्टिवेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है? तो इसमें एंजाइम फोटोलाइज डीएनए को 310 से 480 नैनोमीटर प्रकाश यूवी रेज प्रकाश की उपस्थिति में हुई क्षत की मरम्मत करता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक, आर्की और यूकैरियोटिक में होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाष्प सर्जन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी वाष्प सर्जन जो मापा जाता है, ट्रांसपैरेशन मापा जाता है, वो किस उपकरण से मापा जाता है? पोरोमीटर, पोटोमीटर, लक्स मीटर या अल्टीमीटर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पोटोमीटर। जीवित पौधों के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में उड़ने को वाष्प सर्जन कहते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। और वाष्प सर्जन की दर को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे पोटोमीटर कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं: फार्मर का पोटोमीटर, गैनोंग का पोटोमीटर, डार्विन का साधारण पोटोमीटर। ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इनकी ये कैसे दिखते हैं? देखिए ये कुछ ऐसे ही दिखते हैं। इसके ऊपर पौधे को रख के यहाँ पे इसके प्रकाश संश्लेषण की दर को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, पोटोमीटर का उपयोग नापने में होता है, मतलब पोटोमीटर का उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था प्रकाश संश्लेषण की दर को, वाष्प सर्जन की दर को। ऑप्शन डी ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्प सर्जन की दर को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया का चिन्हक एंजाइम है? यानी कि कौन सा वो एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया में विशेष रूप से पाया जाता है? इसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा था कि ये क्रेब्स चक्र में भाग लेता है। वही एंजाइम सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया का चिन्हक एंजाइम है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विबीजपत्रीय पौधों के कैलस में कालोजेनेसिस उत्प्रेरित करने के लिए साइटोकाइनिन की सांद्रता ऑक्सीजन की सांद्रता के संदर्भ में होनी चाहिए कम, अधिक, बीच में या इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह एलटी ग्रेड में हम आपके साथ लास्ट तक बने रहे, अगर आप एलटी ग्रेड में हमारे साथ जुड़े थे तो आपको पता है हमने आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा, यहाँ तक कि लास्ट में मैंने जो 10-10 क्वेश्चन कराए थे वहाँ से भी क्वेश्चन फंसे हुए थे। आप लोग जो हमारे साथ जुड़े थे वो लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ मैं सही कह रही हूँ। इसी तरह जीआईसी के एग्ज़ाम में लास्ट तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। लोगों ने टेलीग्राम पे सेम डे 1 दिन 2 दिन पहले जितना भी जिस टॉपिक का पीडीएफ मांगा, मैंने उनको तत्काल प्रभाव से सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई ताकि उनका एग्ज़ाम जो है अच्छे से हो पाए। इसी तरह जीआईसी में मैं आपके साथ लास्ट तक लगी रहूँगी। बस आपको क्या करना होगा, मेरे मोटिवेशन के लिए हर दिन वीडियो में एक कमेंट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और इसको जितना से ज़्यादा हो सके सभी फ्रेंड ग्रुप में, सभी स्टडी ग्रुप में, सभी फ्रेंड सर्कल में आपको शेयर करना है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हाई।
द्विबीजपत्रीय पौधों में कैलस में कैलोजेनेसिस को करने के लिए ऑक्सिन की तुलना में साइटोकाइनिन की सांद्रता जो होती है वो अधिक होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? तो इससे कैलस के निर्माण को प्रेरित करना मतलब करने के लिए, जिससे नए पौधों के अंग उत्पन्न हो सके, इसीलिए उसकी सांद्रता जो है ऑक्सिन की अत्यधिक होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्यूकोजैंथिन वर्णक पाया जाता है। फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट इज फाउंड इन। फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? पहला है ब्लू ग्रीन एल्गी, हरित शैवाल यानी ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राउन एल्गी। फ्यूकोजैंथिन जिसे C40, H56 और O6 ये इसका फार्मूला है, ये ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, यह क्लोरोप्लास्ट का सहायक वर्णक है जो इसमें हरे रंग के निर्माण में सहायता करता है। ब्राउन, इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राउन एल्गी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के 30 क्वेश्चन पाने के लिए हर दिन 30 क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। जिस दिन व्यू ज़्यादा आने लगेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे, उस दिन हम लोग 50 क्वेश्चन या 70, हम लोग LT ग्रेड में 150 200 क्वेश्चन पढ़े हैं। विश्वास करिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पर जाइए, वो वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। जिस दिन ज़्यादा व्यू आने लगेंगे, 50 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, 100 क्वेश्चन तक जाएंगे। बस काम आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी हमें करनी होगी। आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, कमेंट बॉक्स में मेरे मोटिवेशन के लिए कमेंट टाइप करना होगा और वीडियो लाइक करना होगा। फिर मैं आपको हर दिन जो है अच्छा क्लास, ज़्यादा क्वेश्चन, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन दे पाऊंगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।